हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग जुलाई मंथ के इकोनॉमिक्स से रिलेटेड करंट अफेयर्स देखने जा रहे हैं। जुलाई 2022 ये जो करंट अफेयर्स है वो यूजफुल है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए और भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो होता है उसके लिए। तो रिलेटेड है इकोनॉमिक सेक्शन का। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो रिलेटेड है विद द रेफरेंस टू फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट जो दिया हुआ है वो रिलेटेड है इट हैज बीन सेट अप अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जो सेकेंड ऑप्शन है वो दिया हुआ है इट कैन रिकमेंड पर्सन फॉर अपॉइंटमेंट एज whole time directors on the board of financial services institutions except for public sector। जो थर्ड ऑप्शन है all assets interest and liabilities of the bank board bureau will be transferred to financial services institution bureau। तो इसमें से कौन सा जो प्रश्न है वो सही है? तो इसमें से दोस्तों बताइए कौन सा जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो सही है। तो आपको इसके लिए थोड़ा सा एक्सरसाइज करना पड़ेगा। आपको पहले जानना पड़ेगा फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन बोर्ड ब्यूरो क्या है। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पहले आपको जानना होगा बैंक बोर्ड ब्यूरो क्या है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में ट्रिपल बी बोलते हैं। राइट, तो यहां पे आप देखिए जो फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो है वो रिलेटेड है पब्लिक सेक्टर बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनीज के लिए। ठीक है, जो FSIB will be a single entity for making recommendation for appointment of whole time director and non-executive chairman in public sectors bank, Indian private limited company and financial institutions। तो ये आपको जानना जरूरी है। उसके बाद से आपको पहले जानना होगा पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या है, जिसमें या सिंपल एग्जांपल है जिसमें गवर्नमेंट की जो शेयर है होल्डिंग है वो अराउंड 60% हो। अराउंड अगर 60% हो उसको हम बोलते हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या है? वो एक अम्ब्रेला है, नथिंग बट अ काइंड ऑफ द मेन थिंग। उसके बाद बहुत सारे उसके ब्रांचेज होंगे, इसलिए उसको अम्ब्रेला बोलते हैं इन टर्म्स ऑफ द कंपनी डीलिंग विद फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस इंक्लूडिंग लोन, डिपॉजिट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। राइट, सो दीज आर द थिंग्स। अगर आपको एग्जांपल्स चाहिए तो उसके लिए आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया यूज कर सकते हो, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, नेशनल हाउसिंग बैंक एंड स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये सबको जो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उसको रेगुलेट और सुपरवाइज करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपको याद रखना होगा। और ट्रिपल बी भी आपको याद रखना होगा। ये क्या है? एक बैंक बोर्ड ब्यूरो है। ठीक है, ये चेयरमैन जो पीके नायक सर थे उनके अध्यक्षता में ये बना था। ठीक, तो ये जो है नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ द पब्लिक सेक्टर चाहिए। तो ये बहुत सारे इसके मीन्स, अगर आपको इसके बारे में मोर डिटेल चाहिए तो मैं बना के वीडियो दे सकता हूं, अदरवाइज आप भी खुद पढ़ सकते हो। तो इसमें से सेंटेंस जो दिया हुआ है उसमें से कौन सा सेंटेंस जो है वो करेक्ट है, ठीक है, वो हमको चाहिए पहले। उसके बाद आप मोर डिटेल ये पढ़ना क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉडी है। तो इसमें से आप देखो जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट है, क्योंकि ए करेक्ट है, 3 करेक्ट है, बट होल टाइम डायरेक्टर ये नहीं करेक्ट है। इसके आप नोट्स में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा, जो कि हमने जुलाई मंथ के इकोनॉमिक करंट अफेयर से लिया हुआ है। दूसरा जो क्वेश्चन है इंडियन बायो इकोनॉमी रिपोर्ट से रिलेटेड है 2022।
ठीक है, ये कौन सा संगठन जो है रिलीज करता है? आप देखिए इंडियन बायो इकोनॉमी। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है तो भी आप थोड़ा सा गेस वर्क कर सकते हो। पहला ऑप्शन है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल, दूसरा है नीति आयोग, तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, चौथा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये तो थ्री लगता नहीं है, ये इसका जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। ठीक है, ये इजी टाइप का क्वेश्चन है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो थर्ड क्वेश्चन है वो रिलेटेड है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान से। ओके, यहाँ पे 3 सेंटेंसेस दिया हुआ है, आपको बताना है कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। यहाँ पे जो है बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान नथिंग बट BRAP वाज लॉन्च टू स्टीयर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिफॉर्म अक्रॉस द कंट्री। उसके बाद से जो है आपको इट रैंक स्टार्टअप बेस्ड ऑन इनोवेशन टेकन इन अ डिफरेंट सेक्टर्स। ठीक है, और तीसरा जो सेंटेंस है इट इज प्रिपेयर्ड बाय द नीति आयोग। तो इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, आपको बताना है। तो ये भी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा इसको बोल सकते हैं कि मॉडरेट लेवल का है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन इसका सी है वो करेक्ट है, क्योंकि ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बना था। रिमेनिंग थिंग्स आर नॉट करेक्ट, इट मींस रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो चौथा क्वेश्चन है वो रिलेटेड है विथ रेफरेंस टू गुड एंड सर्विस टैक्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे अगेन 3 स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है। आपको ये पता लगाना है कि जो गुड एंड सर्विस टैक्स है वो क्या है और कब आया हुआ है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि मे भी कहीं क्वेश्चन आ सकता है। तो इससे जो रिलेटेड है वो ऑप्शन दिया हुआ है, इट वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट एक्ट 2017। ओके, इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड डोमेस्टिक टैक्स ऑन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तीसरा जो सेंटेंस है इट इज अ डायरेक्ट टैक्स दैट वर्क टुवर्ड्स वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट रिजीम। ओके, इसमें से कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? तो इसमें से जो दिया हुआ है कि पहला या दूसरा या पहला तीसरा या सिर्फ दूसरा या पहला दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो इसमें से थोड़ा टाइम लीजिए, आप लोग थोड़ा जाइए और थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए। जो इसका ये डेस्टिनेशन बेस्ड डोमेस्टिक टैक्स ऑन कंजम्पशन ऑफ गुड्स के लिए ही बना था एंड सर्विसेज। ओके, GST मींस गुड्स एंड सर्विसेज के लिए ही बना था ये। तो इसका सेकेंड है वो सही है, बाकी जो स्टेटमेंट वन टैक्स वन नेशन वन मार्केट ये रॉन्ग है, प्लस ये भी रॉन्ग है। ठीक है, हम अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ सॉरी पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रिलेटेड है वॉस्ट्रो अकाउंट से। ठीक, तो वॉस्ट्रो अकाउंट क्या है? ठीक है, और ये आजकल बहुत ही न्यूज में रहा है, तो इसके बारे में अगर आपको पता है तो आप बताइए वॉस्ट्रो अकाउंट होता क्या है। देखिए, वॉस्ट्रो भी है और एक नोस्ट्रो भी है, बोथ अकाउंट होता है, वॉस्ट्रो एंड नोस्ट्रो, राइट। तो इसका जो थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है वो थोड़ा सा आप लोग पढ़ लीजिए, अदरवाइज इसके लिए एक डेडिकेटेड मैं वीडियो ला सकता हूँ। ठीक है, वॉस्ट्रो और नोस्ट्रो अकाउंट क्या है? अगर मान लीजिए सिंपल एग्जांपल, अगर नोस्ट्रो का मैं बारे में बात कर सकता हूँ, तो मैं बता रहा हूँ हिंट। सपोज कि मैं इंडिया में हूँ, ठीक है, और कोई बैंक है सपोज SBI, और मैंने क्या किया, एक USA में बैंक है सपोज, वो रिलेटेड है। सपोज कोई बैंक है, उसका नाम है सपोज कोई बैंक ले लो XYZ करके। उसके बाद से क्या होगा ना, अगर आपका नोस्ट्रो अकाउंट है, ठीक है, तो यहां से आप उस बैंक में मनी ट्रांसफर कर सकते हो, उसको बोलते हैं आप नोस्ट्रो अकाउंट। ठीक है, इन्हें US में। उससे रिलेटेड वॉस्ट्रो क्या है? फिर वॉस्ट्रो अकाउंट क्या है? इट इज अ न्यू ट्रेड मैकेनिज्म टू सेटल इंटरनेशनल ट्रेड इन रुपीज। ये क्या हो गया, नोस्ट्रो डॉलर में हो गया, USD में, और ये क्या हो गया वॉस्ट्रो, ये हो गया रुपी में, राइट। रुपी में मीन्स अ न्यू ट्रेड मैकेनिज्म टू सेटल इंटरनेशनल ट्रेड इन रुपीज। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, एक ऑथराइज इंडियन बैंक होगा टू ओपन स्पेशल रुपी वॉस्ट्रो अकाउंट टू कीप फॉरेन एंटिटी होल्डिंग इन द इंडियन बैंक। तो ये है रिलेटेड विद आपको वॉस्ट्रो और नोस्ट्रो के बारे में। इसमें से 4 सेंटेंस दिया हुआ है, पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है। पहला, बिटवीन अ बैंक एंड क्रिप्टो एक्सचेंज फॉर क्रिप्टो ट्रेडिंग।
between a bank and demat company for share trading, a correspondent bank hold on behalf of another bank, between two banks for international trading, right? तो इसका कौन सा जो है वो करेक्ट है? तो बिटवीन टू बैंक्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेडिंग ये नहीं है, क्योंकि वस्तु जस्ट नाउ मैंने एक्सप्लेन किया कि जो बैंक है वो क्या होगा ना, ऑथोराइज जो इंडियन बैंक होगा वो क्या करेगा, बैंक होल्ड्स ऑन बिहाफ ऑफ अनदर बैंक। तो ये वाला जो सेंटेंस है सी वो करेक्ट है इसके लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन रिलेटेड है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से, रिलेटेड विद दैट वन। तो थोड़ा सा आप इसको एक्सरसाइज करिए, मॉनेटरी पॉलिसी उसके बाद आप इसका जवाब दीजिए। मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड है, ये पूछ रहा है क्या, इट हैज 3 इंटरनल मेंबर फ्रॉम आरबीआई एंड 3 एक्सटर्नल मेंबर appointed by the government. It was established to set the policy rate to achieve the inflation target set by the government in consultation with the RBI. It has quorum of at least 4 members for meeting, right? तो कोरम के बारे में भी ये पॉलिटिक्स रिलेटेड आप देख लीजिएगा। इसमें होता है क्या कि मिनिमम अटेंडेंस होना चाहिए, उसके बगैर कोई मीटिंग या कोई बिल पास नहीं होगा, ठीक है? तो थोड़ा सा आप इसके बारे में देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ये ऑल्सो वीवीआई क्वेश्चन है, कभी भी आ सकता है, राइट? प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी, रिलेटेड विद दैट वन। तो जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी of the Reserve Bank of India noted that central bank accommodative policy stance may fail to comply with the inflation target। जो अपर लिमिट है हमारा इन्फ्लेशन का वो कितना है, 6% है, राइट? तो ये जो है ना वो रेफर अ पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल बैंक विद रिगार्ड टू यूज ऑफ मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट का ये करता है। तो इसमें आप देख सकते हैं मॉनेटरी पॉलिसी में आप अगर आप चाहो तो आप रेपो रेट भी आता है मॉनेटरी में, जिसको सिंपली आर से लिख सकते हो, रिवर्स रेपो रेट भी आता है, एक और आर आ जाएगा, ठीक है? उसके अंदर आप लिक्विड एडजस्ट फैसिलिटी LAF भी आता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी MSF भी आता है, ठीक है? उसके बाद से कॉरिडोर जो होता है वो, और बैंक रेट। तो ऑल द थिंग्स इसके अंदर आता है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। तो इसमें से जो स्टेटमेंट पूछ रहा है कौन सा करेक्ट है, ठीक है? तो आप देखो तो 3 मेंबर इंटरनल मेंबर फ्रॉम आरबीआई ये भी सही है, 3 एक्सटर्नल मेंबर्स ये भी सही है, इन्फ्लेशन के लिए टारगेट किया था ये भी सही है, क्योंकि ये भी जो भी मॉनेटरी पॉलिसी जो भी रेगुलेट होने वाला है वो सब रिलेटेड है वेरियस इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड, ओके? लाइक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, LAF, MSF ऑल से रिलेटेड है, और कॉरिडोर नथिंग बट बिल्ड, ठीक है? तो इसमें से पूछ रहा है ये भी सही है, इट हैज अ कोरम, यस, कोरम मींस मिनिमम जो सदस्य है वो 4 होने चाहिए, क्योंकि उसके बगैर आप इसके बारे में कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते हो, राइट? तो ये हो गया हमारा छठा क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन रिलेटेड है G2S चिप टू स्टार्टअप से रिलेटेड, ठीक है? Seek to develop specialized manpower in the designing semiconductor chip at the research level only, okay? After that ये रिलेटेड है इंडिया स्टैक डॉट ग्लोबल इज द ग्लोबल रिपोजिटरी ऑफ की प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेड अंडर इंडियन स्टैक। तो ये जो सेंटेंस है स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आपको पता है तो आप आंसर दे सकते हो, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल क्वेश्चन है, अगर पता है तो ही आंसर आप दो, ठीक है? तो ये जो है देखो, आप अगर आप स्मार्ट गेस करना चाहते हो तो देखो ये क्या बोल रहा है, सेमीकंडक्टर चिप्स एट द रिसर्च लेवल ओनली। रिसर्च लेवल में बना के हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको तो मोबाइल में भी यूज करना है, ठीक है? एप्लीकेशन करना है इसका, रिसर्च लेवल में कोई फायदा नहीं हो सकता, सिर्फ रिसर्च करते जाए और उसका इंप्लीमेंट नहीं करें तो क्या फायदा रिसर्च करने से। इसीलिए रिसर्च लेवल पे तो नहीं है, स्मार्ट वर्क में ये नहीं आएगा। अगर रिसर्च लेवल से अच्छा है कि उसको हम इंप्लीमेंट करें, उसको प्रैक्टिकली एप्लीकेशन करें, ठीक है? ये जो दूसरा वाला सेंटेंस है वो सही है, तो इसके बारे में आपको पता होगा तभी आप इसको कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको स्किप कर देना। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें से स्टेटमेंट्स दिया हुआ है, इंडिया ओनली प्रोड्यूसेस अरबिसिया वैरायटी ऑफ कॉफी प्लांटेशन इन इंडिया बिगेन ड्यूरिंग द 6th century, ओके? कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया इज अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। 3 सेंटेंस दिया हुआ है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिलेटेड है कॉफी से, ठीक है?
इसमें से आप देखो कौन सा सेंटेंस सही है। एक बार आप कॉफी के बारे में, कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ो। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो इसका जवाब देना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। तो ये जो है ना कॉफी बोर्ड इंडिया, बस मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ, ये जो हेडक्वार्टर है वो बेंगलुरु में है, ठीक है। और ये स्टेब्लिश किया गया, देखो 6th सेंचुरी दिया हुआ नहीं, 1942 के टाइम में इसको स्टेट ये कॉफी बोर्ड ऑफ इंडिया को स्टेब्लिश किया गया, और ये 1942 में एज ए स्टेचुटरी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, इसके थ्रू आप थोड़ा सा करोगे तो आपको पता चल जाएगा जो भी 3 सेंटेंसेस दिया वो करेक्ट नहीं है, जो ऑप्शन डी है वो फाइनल सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम 9 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें दिया हुआ है क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइबिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इनिशिएटिव पीएम कुसुम। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि पीएम कुसुम क्या है। ये सब जो भी हमने क्वेश्चन लिया हुआ है वो पूरे क्वेश्चन जो है वो रिलेटेड है करंट अफेयर्स जुलाई मंथ से। तो पीएम कुसुम मीन्स प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान स्कीम है। पीएम किसान ऊर्जा, एस से सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान स्कीम है, ठीक है। तो आपको पता है कि ये किससे रिलेटेड है, ऊर्जा से रिलेटेड है। तो इसमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ है वो देखो आप, उसके बाद से आप बता भी सकते हो कौन सा स्टेटमेंट सही है। रिडक्शन इन द डीजल कंजम्पशन इन द फार्म सेक्टर, एंश्योरिंग ओल्ड एज प्रोटेक्शन फॉर ऑल ऑर्गेनाइज्ड वर्कर, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रॉन्ग है। क्रिएटिंग मॉडर्न एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर विद इफिशिएंट सप्लाई चेन, ये तो सप्लाई चेन की बात ही नहीं कर रहा है, ये तो ऊर्जा के बारे में बात कर रहा है। पीएम कुसुम मींस किसान ऊर्जा रिलेटेड विद दैट वन, तो ये तो दोनों रॉन्ग है। एनेबलिंग द इंडियन यूथ टू कीप द इंडस्ट्री रिलेटेड स्किल ट्रेनिंग, ये तो बात ही नहीं कर रहा इंडियन यूथ से, ठीक है। ये तो जो उसका पहला आंसर है वो सही है। अगर आप नहीं भी जानते हो, अगर थोड़ा सा फुल फॉर्म जानते हो पीएम कुसुम का, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर देना। उल्टा आपको अगर मान लो कि कुछ दूसरा ही आप इसका फुल फॉर्म याद रखते हो तो फिर तो रॉन्ग हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, रिलेटेड है विथ रेस्पेक्ट टू द माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2015, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कौन सा इसमें स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इट प्रोवाइड फॉर द क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन एंड नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, इट एब्लिशेस द प्रोस्पेक्टिव लाइसेंस कम माइनिंग लीज, राइट। तो इसमें से कौन सा जो आंसर है वो सही है, आप बताओ। मैं थोड़ा सा आपको टाइम देता हूं, आप बताओ इसमें से। देखो, इट एबोलिशेस द प्रोस्पेक्टिव लाइसेंस कम माइनिंग लीज, ये तो रॉन्ग है, ये सही है। इट प्रोवाइडेड फॉर क्रिएशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन एंड नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट, तो इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। उसी के हिसाब से आप लोग 11 नंबर क्वेश्चन आप एक बार करके देखो। ये क्या बोल रहा है कि कंटेस्ट ऑफ रीमैप डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, ओके, ये भी एक स्कीम का ही क्वेश्चन है। आप थोड़ा सा देखो ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, उसके हिसाब से आप इसका आंसर दे सकते हो, ठीक है। तो ये है क्या, पहले देखो, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल लॉसेस अक्रॉस डिस्कम टू 12 to 15%, राइट। ऑल डिस्कम्स आर एलिजिबल फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर दिस स्कीम। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये डिस्कम क्या है, राइट, और RDSS क्या है, नथिंग बट ये डिस्ट्रीब्यूशन सेक्शन स्कीम है, ओके। मतलब कि ये जो भी स्कीम है रिलेटेड है पावर, जो हम लोग लाइक घरों में जो हमारी बिजली आती है, ओके, थ्रू ट्रांसमिशन, तो उसके लिए ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि आप ये जो स्कीम है उसके थ्रू क्या हम लोग इतना जो लॉसेस वो कम कर सकते हैं क्या, ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो आप जवाब दे सकते हो। तो ये जो है ना, पहला तो सेंटेंस बिल्कुल रॉन्ग है। दूसरा, फाइनेंशियल असिस्टेंस
अंडर दिस स्कीम। ओके, ये जितने भी डिस्कम कंपनी है वो एलिजिबल है, राइट। पहला गलत है क्योंकि इतना तो नहीं है, लेकिन दूसरा सही है, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बी इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो डिस्कम के बारे में भी अगर आपको पढ़ना है तो आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिएगा डिस्कम के बारे में। ओके, और अगर आप देख सकते हैं इसको, अगर आपको नहीं पता है तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो लाऊंगा, ठीक। ये जो बना था वो डिस्कम क्या एक एक्ट बना था बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर एंड एंड कंज्यूमर्स बाय परचेसिंग एनर्जी फ्रॉम जनरेटर एंड सप्लाई इट टू एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल यूसेस। तो ये सबके लिए वैलिड है। अगर क्वेश्चन आ भी जाए कि डिस्कम जो बना था वो किसके लिए वैलिड है, तो ये वैलिड है एग्रीकल्चर के लिए भी, इंडस्ट्रियल के लिए भी, कमर्शियल के लिए भी और रेसिडेंशियल के लिए भी। मीन्स ऑल फोर यूजर्स दे कैन गेट द इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम डिस्कम, ठीक है। हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। ये पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर फीचर ऑफ प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज। देखिए एक और लाइक स्कीम के थ्रू ही है, सपोज ये भी तो स्कीम ही है, उससे एक और क्वेश्चन आ गया। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज क्या है। माइक्रो एंटरप्राइजेज गेट क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी at 35% of the project cost with a maximum selling of 1 crore. Self-help group will get seed capital for giving loans to the member for working capital, small tool. जो third sentence है related है credit link grant of 35% for capital investment to self-help groups and farmer producer organization। तो इसमें से क्या दिया हुआ है, ठीक है, आप देखिए इसमें से कौन सा जो सेंटेंस है वो करेक्ट है, ठीक। तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। तो इसमें से अगर आप देखिएगा पहले कि, तो देखिए जो स्टेटमेंट जो यहाँ पे दिया हुआ है उसमें से स्टेटमेंट जो है आपका 2 एकदम करेक्ट है और 3 भी एकदम करेक्ट है, ठीक है। ये ग्रांट करता है 35% कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए फॉर टू द सेल्फ हेल्प, ये सब्सिडी नहीं देता है, राइट। तो ये तो रॉन्ग हो गया, 2 और 3 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी। यहां पे आपको 13 नंबर क्वेश्चन है with reference to foreign direct investment FDI in India in the financial year 2021 to 2022, consider the following statement। India received the highest annual FDI inflow, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। टॉप सोर्सिंग नेशन फॉर एफडीआई वाज सिंगापुर, राइट। द स्टेट ऑफ गुजरात इन इंडिया रिसीव द हाईएस्ट एफडीआई इनफ्लोज। तो आप देखो इसमें से कौन सा करेक्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर दे सकते हो, राइट। तो द स्टेट ऑफ गुजरात इन इंडिया रिसीव द हाईएस्ट कैपिटल इनफ्लोज, ये रॉन्ग है। इंडिया रिसीव द हाईएस्ट एनुअल एफडीआई इनफ्लोज, ये सही है। टॉप सोर्सिंग या नेशन फॉर एफडीआई वाज सिंगापुर, या 1 और 2 सही है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो परफेक्टली सही है। आप लोग 14 नंबर क्वेश्चन बनाइए, रिलेटेड है ऑफ बजट बोरिंग OBBS रेफर टू लोन टेकन बाय इट्स entities special purpose vehicles which are serviced through revenue generated by the borrowing entities, right। in India state government in India state governments are required to take the center's permission for fresh borrowing if they indebted to the government of India। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट है वो जो कि करेक्ट है, राइट। तो आप देखो जो पहला स्टेटमेंट है वो नहीं करेक्ट है, जो दूसरा स्टेटमेंट है यस इट इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। उसी के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 15 विद द रेफरेंस टू द माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस sectors in India, consider the following statements, right। it contributes more than 50% of India's GDP, 60% export from India are contributed, MSMEs capital building of first time MSMEs exporters scheme is to encourage MSME to offer product and services of international standards। कौन से स्टेटमेंट इनमें से सही है, ठीक है।
तो आप देखोगे इट कंट्रीब्यूट मोर देन 50% ऑफ इंडिया जीडीपी, ये तो भैया रॉन्ग है। मोर देन 60% एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया आर कंट्रीब्यूटेड बाय एमएसएमई, ये भी रॉन्ग है भाई, क्योंकि आप वेल्थ के हिसाब से देख सकते हो, जीडीपी के हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, जो थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट है। ठीक है, तो इसका जो आंसर ऑप्शन होगा वो डी इज अ राइट ऑप्शन। 16 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हो, रिलेटेड विद द नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, राइट। इसके जो स्टेटमेंट है उसमें से कौन सा करेक्ट है? इट प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू एस्टेब्लिशमेंट अंडरटेकिंग अप्रेंटिसशिप, इट हैज रिप्लेस द अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इजी क्वेश्चन है, आपको पता है, आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ये जो दोनों है, इट हैज रिप्लेस अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना, ये भी सही है। इट प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट टू एस्टेब्लिशमेंट्स अंडरटेकिंग अप्रेंटिसशिप, ये भी सही है। ठीक है, तो आप ये दोनों सेंटेंस याद रखिए, इट मींस दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 आप देखिए, विद रेफरेंस टू स्टार्टअप्स इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मोर देन 80% स्टार्टअप्स इन इंडिया आर फ्रॉम टायर 2 सिटीज, इंडिया हैज द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम। ओके, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो आप देख सकते हो सी, मोर देन 80% स्टार्टअप्स इन इंडिया आर फ्रॉम टायर 1 सिटी। देखो ये तो गलत बात है, ये तो हो ही नहीं सकता। दूसरा आप देखो, इंडिया है द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम, ये भी नहीं है क्योंकि चाइना है नंबर 1, फिर यूएसए, फिर आता है इंडिया। तो नीदर 1 नॉट 2, 17 का आंसर। 18 आप देख सकते हो, ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2021 रिसेंटली सीन इन द न्यूज वाज रिलीज बाय, किसने रिलीज किया है? तो आप जो भी डेटा रिलीज होता है, जो भी इंडेक्सेस रिलीज होता है, उसका एक पेज में सब समरी बना लीजिएगा, 1 पेज में कौन रिलीज करता है। ठीक है, उसके बाद में आपको ये इजी होगा रिमेंबर करने के लिए। तो ये भी अगर आपको पता है तो इजी क्वेश्चन है, तो सिंपली डायरेक्टली आप इसको, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नहीं करता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं करता, वर्ल्ड बैंक नहीं करता है, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक नहीं, सॉरी, इसको जो करता है वो नॉट यूरोपियन, इसको जो जिसका जो राइट आंसर है वो वर्ल्ड बैंक करता है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही है, ग्लोबल फिंडेक्स डेटाबेस 2021, राइट। सो ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 19, रिसेंटली डिजिटल पेमेंट इंडेक्स वाज सीन इन द न्यूज, विच वन इज गोइंग टू रिलीज दिस वन? ओके, और ऑलरेडी रिलीज बाय, ये किसने रिलीज किया है आप बताइए इसको? ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, देखिए नीति आयोग है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इट मींस ए। यहां पे देखिए, रिसेंटली इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 वाज सीन इन द न्यूज, इट वाज रिलीज बाय, ये कौन रिलीज करता है? इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, नॉट इंटरनेशनल। अगर इंडिया है तो इंडिया का ही कोई रिलीज करता होगा। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रियल ये भी नहीं है, फिक्की भी नहीं है, नीति आयोग का काम है इंडियन इनोवेशन इंडेक्स रिलीज करना। ठीक है, तो आपको याद रखिएगा इंडेक्सेस। आफ्टर दैट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब इन टर्म्स टेक्निकल रिसेशन? रिमेंबर दैट दे आर आस्किंग इन टर्म्स ऑफ द टेक्निकल रिसेशन। ठीक है, तो जो बेस्ट डिस्क्राइबिंग है, ऐसा नहीं कोई भी मार देना है, इसमें से जो पूछ रहा है सबसे अच्छा ऑप्शन कौन है वो आपको बताना है। रिसेशन कॉज व्हेन बिजनेस एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग हैबिट शिफ्ट ड्यू टू द कंसर्न अबाउट हाई डेब्ट, इट अकर्स व्हेन देयर आर contraction in real GDP, right, in 2 consecutive quarters। सी जो ऑप्शन है, it occurs when the country experienced extreme slowdown in its service sector, या जो डी ऑप्शन है, none of the above statements like A B C D, राइट। तो इसमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब है? तो देखो, अगर आप इसका ऑप्शन बी चूज करते हो, it occurs when there are contraction in the real GDP in 2
कॉन्सिक्यूटिव क्वार्टर्स, राइट, ये आपको रिमेंबर रखना है, तब हम बोलेंगे ये है टेक्निकल रिसेशन, राइट। तो ये क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22 रिलेटेड है वाइंडफॉल टैक्स से और विंडफॉल टैक्स से, राइट। तो इसमें से जो बोल रहा है वो क्या है, इट इज अ वन ऑफ टैक्स इम्पोज बाय गवर्नमेंट ऑन हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, इट इज लेवी ऑन एन अनफोर्सीन और अनएक्सपेक्टेडली लार्ज प्रॉफिट, इट इज ओनली लेविड इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो इसमें से कौन है, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट इसका आंसर चूज कर सकते हो। देखो ये है, इट इज वन ऑफ द टैक्स इम्पोज बाय गवर्नमेंट ऑन हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स, ये तो नहीं है। इट इज लेवी, ओके, ऑफ एन अनफोर्सीन और अनएक्सपेक्टेड लार्ज प्रॉफिट, ये सही है, और ओनली लेविड इन द पब्लिक इंटरेस्ट, राइट। तो इसका जो ऑप्शन 2 है, सॉरी, इसका जो सेंटेंस 2, 3 सही है, तो ऑप्शन इसका जो ए है वो राइट आंसर है। आफ्टर दैट 23rd क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच रेफरेंस विद द रेफरेंस लैंडलॉर्ड पोर्ट मॉडल, ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, देखिए, अंडर दिस द पोर्ट अथॉरिटी एक्ट एज अ रेगुलेटरी बॉडी व्हाइल पोर्ट ऑपरेशंस are carried out by private companies. Jawaharlal Nehru Port JNP is the first 100% landlord major port of India. Okay, तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन क्या है, इसका भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होगा अगर आपको पता है। देखिए, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट इज द फर्स्ट 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट ऑफ इंडिया, ये 100% सही है। और दूसरा क्या है, ये रेगुलेटिंग बॉडी एंड व्हाइल पोर्ट ऑपरेशन आर कैरिड आउट बाय द प्राइवेट कंपनी, ये भी सही है। इट मींस दोनों सेंटेंस जो दिया वो सही है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे, यहां पे दिया हुआ मिनिमम सपोर्ट प्राइस रिजीम, ओके। तो इसमें क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग क्रॉप्स आर कोवर्टेड अंडर द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, राइट। तो इसका भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर होगा, कौन से है, बाजरा, कोपरा या सोयाबीन, ओके। तो इसमें से आप देखो ये तीनों ही है, बाजरा भी है, कोपरा भी है, सोयाबीन भी है, राइट। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं, वर्ल्ड सेंसस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंटरनेशनल प्रोग्राम लेड बाय द, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करता है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट या फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन या इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर द सेमी एराइड ट्रॉपिक्स, या जो थर्ड ऑप्शन है वो वर्ल्ड बैंक है, राइट। इसका जो है वो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन करता है, FAO, राइट। रिमेंबर रखिए, ये जो होता है वर्ल्ड सेंसस ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो ऑर्गेनाइज करता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इन इंडिया। ये क्या है, दे आर फार्मर्स हैविंग लेस देन 2 हेक्टेयर ऑफ लैंड, they account for around 86% of all farmer as per the 10th agriculture census। देखिए एग्रीकल्चर का भी सेंसस होता है, ओके। एज पर द 10th एग्रीकल्चर सेंसस दे ओन लेस देन 50% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया इन इंडिया। आप इसके बारे में भी, एग्रीकल्चर सेंसस के बारे में भी पढ़ लीजिएगा क्या होता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, इसमें से जो तीनों सेंटेंस दिया वो करेक्ट है, ठीक है। एज पर द 10th एग्रीकल्चर सेंसस दे ओन लेस देन 50% ऑफ द टोटल क्रॉप एरिया इन इंडिया एंड दे अराउंड 86% of all farmer at the 10th agriculture census and they are farming having less than 2 hectares of land, okay। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, रिलेटेड है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड से, राइट। ये क्या है, इट इज द स्टैट्यूटरी बॉडी, it has registered a trademark name Sudhan to provide a common identity for dung based organic fertilizer, right। तो इसका कौन सा जो करेक्ट आंसर है वो सही है, आप इसके बारे में देखो और स्ट्रेट फॉरवर्ड इसका रिप्लाई करो। देखो, इट इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, यस, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, और ये ट्रेडमार्क जो सुदान है उसके थ्रू ये जो डंग बेस्ड और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है वो सेल करता है। तो दोनों ही ऑप्शन सही है, इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर सी है इज द राइट आंसर। द 28 नंबर क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज और आर मिलेट क्रॉप,
तो आप बताइए, देखिए ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, रागी बाजरा ज्वार इसमें से कौन सा है? ठीक है, तो रागी भी है, मिलेट टाइप ऑफ द क्रॉप, बाजरा भी है, ज्वार भी है। ओके, सो ऑप्शन जो ए है वो राइट आंसर है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। विद रेफरेंस टू ओपियम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इट इज द नेचुरल सब्सटेंस obtained from poppy seeds. Okay, alkaloids obtained from the opium are used to make cancer medicine and pain management medicine. In India, the cultivation of opium is completely prohibited. तो इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो सही है? देखो, इन इंडिया ये कंप्लीटली प्रोहिबिटेड नहीं है, राइट, ये नहीं है। कोई कोई स्टेट है जो कि उगाते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में कोई स्टेट है, आप थोड़ा सा देख सकते हो। और ये जो दोनों है, इट इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑब्टेन फ्रॉम द पॉपी सीड, यस, ये भी सही है। और ये यूज होता है कैंसर मेडिसिन और पेन मैनेजमेंट मेडिसिन में। देख लो आप लोग कि ओपियम का यूजफुल भी है ये, ऐसा नहीं है कि इससे सिर्फ नुकसान ही होता है, इससे फायदा भी होता है, ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद है, इसीलिए इसको पूरा बैन भी नहीं किया जा सकता। बट कुछ लोग तो गलत यूज करते हैं, तो उनका क्या किया जा सकता। लास्ट अपने तरफ जो अब आज का लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, जो हम लोग देख रहे थे जुलाई मंथ के 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इकोनॉमिक से रिलेटेड, राइट। तो इसका आप आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट आर द पार्ट ऑफ भारतमाला परियोजना प्रोग्राम। आप तो पहले आपको पता होना चाहिए भारतमाला परियोजना प्रोग्राम क्या है, उसके थ्रू आप इजिली इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, राइट। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप स्टडी कर लीजिएगा। भारतमाला प्रोजेक्ट क्या है, सागरमाला भी प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो जो भारतमाला प्रोजेक्ट है और परियोजना उसको बोल सकते हैं, उसके अंदर 26,000 इट मींस 26K किलोमीटर जो लेंथ का इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो बनाना है। इसमें मतलब कि नॉर्थ साउथ और बहुत सारे जो फ्रेट ट्रैफिक कॉरिडोर है, बहुत सारे चीजें इसमें शामिल है। इसमें जो आंसर है वो आप लोग बताइए। इसका जो आंसर है वो क्या ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे इसके अंदर आता है, या पोर्ट कनेक्टिविटी एंड कोस्टल रोड आता है, बॉर्डर रोड आता है, या फीडर रूट और इंटर कॉरिडोर आता है, या इकोनॉमिक कॉरिडोर्स आते हैं, राइट। इसका फाइनल आंसर आप लोग बताइए। देखिए जो पांचों सेंटेंस दिया हुआ है वो पांचों ही का पांचों करेक्ट है, भारतमाला परियोजना के अंदर सभी आते हैं। रिलेटेड विद द ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज, पोर्ट कनेक्टिविटी एंड कोस्टल रोड ये भी आता है, बॉर्डर रोड वो भी आता है, फीडर रूट और इंटर कॉरिडोर वो भी आता है, इकोनॉमिक कॉरिडोर वो भी आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, राइट। तो ये हुआ हमारे एंड आज के सेशन का। तो आपको कैसा लगा आप बताइएगा सेशन। हम हर दिन या एक दिन के बाद एक दिन रोज करंट अफेयर्स, जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इकोलॉजी, जो भी रिलेटेड है वो मैं लाते रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।